आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसको अपन कहते हैं अक्षर। और वर्ण मुख से निकली गई ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, जो मुख से निकली हुई ध्वनि होती है उसको लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड क्या है? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है और मौखिक इकाई ध्वनि है। कुल वर्डों की संख्या हिंदी वर्णमाला में है 52 वर्ड है, 52 वर्ड्स हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उच्छिष्ट व्यंजन है। ये इम्पोर्टेंट है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। यहाँ देखते हैं कुल वर्डों की संख्या 52 है और स्वर हैं जिनमें से 11 स्वर में आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 11 स्वर। ठीक है, व्यंजनों पे आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 हो गए वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ से यार अलावा शा, 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 हा, ये 8 हो गए, तो टोटल हो गए ये 33 व्यंजन हो जाएंगे। अयोगवाह दोहे अपने अंग और आहा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जैसे क्षत्रज्ञ, आधा का और शा, त्रा, ता और रा, जिया, जा और उआ, जिया, श्री, शा और रा। उच्छिष्ट होते हैं अपने डा और ढाई, ये उच्छिष्ट होते हैं अपने। तो इस तरीके से टोटल 52 वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये याद करना है, 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया गया। किसका? देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया गया, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय अंक ये होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदी में ऐसे लिखते हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने का तरीका होता है। लिपि होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ये तो याद ही अपन को, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अब चलते हैं स्वर पर। स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है मतलब बिना किसी रुकावट के होता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए छोटा आ, ई, उ, कोई भी रुकावट नहीं है, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण हो रहा है, ये स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि का, तो इसमें का आधा है हलंत लगा के, लेकिन इसमें आ भी आ रहा है। खा तो आ रहा है, इसमें भी गा में भी आ रहा है, घा में भी आ रहा है, डा में भी आ रहा है। अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। देखिए, ये स्वरों की सहायता से, यहाँ से स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, इनको व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि का है, का में अगर हलंत लगा हुआ है तो ये आधा है, यदि हलंत लगा है तो अर्धरूप होता है। जैसे कि प्रकृति में जैसे का पूरा है, ये पूरा पूर्ण है तो ये हलंत वाला, और आ तब जाके ये पूर्ण कहलाता है। जैसे कि जा
इसमें आ लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है। जैसे तो जा आधा हलंत वाला, बड़ी ई, जी छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जा। देखिए इसमें जिरा लगा हुआ है तो जिरी, तो ये ऋषि लगा हुआ है। जे तो एक मात्रा लगी हुई है तो लघु ए लगा हुआ है, दो मात्रा लगी हुई है तो दीर्घ ए लगा हुआ है, जो ओ लगा हुआ है, जो ऊ लगा हुआ है। रू, इसमें ऐसा रू बना हुआ है तो इसमें छोटा ऊ लगेगा, ये देख सकते हैं आप। अगर इसमें ये घुमावदार ये लगा हुआ है तो ये बड़ा ऊ कहलाएगा, जैसे रुपया और रूपवान। ये होती है सिरोरेखा, ये होती है खड़ी पाई। ये दिख रही है आपको, ये खड़ी पाई, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं सिरोरेखा। ठीक है, अब अपन सीखेंगे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। मैं किसी भी वर्ड को आधा व्यंजन जो है उनको आधा कैसे लिखा जाए। तो देखो व्यंजनों की कुल संख्या तो देखो 33 होती है। ठीक है, 33 में दो ऐसे व्यंजन होते हैं जो कि अपनी खड़ी पाई को पार करते हैं, जैसे कि ये सिरोरेखा, ये खड़ी पाई, और ये का बना और ये अपनी खड़ी पाई को पार कर गया। ठीक है, सिमिलरली फा है, वो भी अपनी खड़ी पाई को पार कर जाता है। तो उनको लिखने आधा कैसे लिखते हैं, उनको ऐसे लिखते हैं आधा, का को ऐसे लिखते हैं और फा को आधा ऐसे लिखते हैं। दो व्यंजन तो ऐसे हो गए 33 में। बच फिर 9 व्यंजन जो हैं जो नीचे की तरफ लौटने को, मतलब घुमावदार हो जो नीचे की तरफ, जैसे कि डा, छा, टा, ढा, डा, ढा, दा, रा, हा, इनको हलंत लगा आधा लिखते हैं। जैसे डा को ऐसे, छा को ऐसे, टा को ऐसे, टाठा, डाढ़ा को ऐसे, दा, रा, हा को ऐसे। तो इनको हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। अब कुछ ऐसे में होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, जैसे ये तो होगी शेरों का, ये हो गई खड़ी पाई। तो देखो ऐसे खा है, ये खड़ी पाई है तो ये इसको पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको पार नहीं कर रहे हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे। ये होते हैं टोटल 22। ठीक है, खा खा गा घा चा छा झा उआ ता था दा धा ना बाप। इनको आधा ऐसे लिखेंगे कि इनको आधा ऐसे लिखेंगे, खड़ी पाई हटाए, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं। जैसे ता है तो ता को ऐसे लिख देंगे, था है तो ऐसा लिख देंगे, भा तो ऐसा, नहीं खड़ी पाई हट जाएगी, माँ ऐसा। तो इनको आधा ऐसे लिखेंगे। तो 33 में से दो का और फा हटा दीजिए, 9 ऐसे, और 22 वो है, 9 जो है जो नीचे से लौटने के घुमावदार है। बिंदु लगाने का तरीका, हम व्यंजनों में बिंदु कैसे लगाते हैं। अगर ये सिरोरेखा है और ये है खड़ी पाई और यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा पंचम अक्षर, जैसे कि डा है। अगर ये सिरोरेखा है, ये खड़ी पाई और बिंदु अगर आगे लगा हुआ है, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा नुक्ता, जैसे का, खा, गा, घ, का, खा, गा, जा, फा। ये अरबी और फारसी शब्द होते हैं जो कि हिंदी में यूज होने लगे हैं। और अगर ऊपर लगा हुआ है बिंदु, सिरोरेखा खड़ी पाई सिरोरेखा के ऊपर, तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि हिंदी को अपन दो तरीके से क्यों लिखते हैं, ऊपर अनुस्वार लगा के और हिंदी, जैसे दा दिया है, दा दिया हुआ है यहाँ पे दा, तो ये ना उसका लास्ट जो शब्द है ना, ये लग जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द अगर आता है तो ये लास्ट में, जैसे हिंदी अनुस्वार लगा हुआ है तो इसमें दा की जगह पर ना लगा सकते हैं, यहाँ अंक अनुस्वार की जगह ना लगा सकते हैं। जैसे मंगल, तो ये गा है, तो आप गा के पहले अनुस्वार लगा है तो डा और हलंत के साथ में, तो आधा लगा सकते हैं ना, तो जैसे यहाँ भी आधा लगा है तो ये लोडनिक है तो इसमें हलंत के साथ लगाएं, तो मंगल को मडंगल ऐसे लिख सकते हैं। पंप, माँ दिया हुआ है, पंप, पा दिया हुआ है तो माँ लगाएंगे तो आधा माँ आ जाएगा इधर पे। ठीक है, आडंबर, आडंबर, तो बा, बा इधर है तो बा इधर है तो माँ लगेगा,
तो क्या लगेगा आडम्बर, मा लग गया। हलंत, हलंत ता दिया है तो ना लगेगा, हाला अदना लगा ना, अदना। ठीक है। शंकर, का लगा हुआ है जो बाद में अगर तो अनुस्वार के बाद में का है तो ड़ा लग जाएगा यहाँ, षडंकर। और हलंत आधा है तो हलंत तो लगना जरूरी है। ऐसे ये वर्ड शुद्ध में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे षडंकर। शंख, खा दिया है तो यहाँ श डा आधा डा और खा, ये आधा होता है, इसको ऐसे बोलते हैं। दंड, दंड डा दिया हुआ है तो अड़ा लगेगा यहाँ पे, देखिए ये अड़ा लगेगा तो आड़ा आधा अड़ा ऐसे दंड हो जाएगा। जैसे कि हमने सीखा पहले, पीछे अगर लगा हुआ है बिंदु तो वो पंचमाक्षर कहलाता है। अगर वो आगे लगा हुआ है तो वो नुक्ता कहलाता है, और वो ऊपर लगा हुआ है तो अनुस्वार। अब एक और जगह बिंदु लगा हुआ होता है, वो है नीचे, खड़ी पाई के सीधा नीचे, उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त, ताड़नजात और दिवगुण। ठीक है। ये दो शब्द होते हैं डा और ढा। ये हमने अभी शुरू में बताया था कि डा और ढा यहाँ खड़ी बाई के जस्ट ऊपर लगा हुआ आता है। ऐसे 5 नियम जिनमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता, यह ध्यान रखना है आपको कि नहीं होता। ठीक है। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। कोई भी वर्ड शब्द अगर चालू हो रहा और आगे उसके कभी उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। जैसे डमरू में यहाँ पे आप अ, यहाँ पे आप बिंदु नहीं लगा सकते हैं, ढोलक में नहीं लगा सकते हैं, ढक्कन में, ये याद करने वाली बात है। ठीक है। यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी शब्द कौन से हैं जो हिंदी में है, जैसे कि रोड हो गया, बोर्ड हो गया, मूड हो गया, ग्राउंड, यहाँ डा डा आ रहा है, यहाँ पे उत्क्षिप्त का उपयोग नहीं होगा। ठीक। द्वुत्व व्यंजन, द्वुत्व व्यंजनों में नहीं होगा। ऐसे व्यंजन, दो व्यंजन जहाँ एक साथ हो, जैसे दुआ डाडा, हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, डाडा फिर आ रहा कबड्डी, रेड्डी, तो यहाँ पे उत्क्षिप्त का उपयोग नहीं होगा। अब चौथा चौथा क्या रूल हैगा कि उपसर्ग है, उपसर्ग यदि है तो उपयोग नहीं होगा। यहाँ क्या उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। क्या है, जहां भी नि उपसर्ग होगा, उपसर्ग अपन पढ़ेंगे तब, जब यदि उपसर्ग है तो भी उत्क्षिप्त का उपयोग नहीं होगा। उत्क्षिप्त या ताड़नजात या दुगुण का डा ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद में क्या हो, अनुस्वार हो। जैसे डा के बाद में तुरंत बाद क्या है, अनुस्वार हो गया। डा के तुरंत पहले अनुस्वार हो गया, तो यहाँ पे उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। ठीक है। उत्क्षिप्त क्या है, खड़ी पाई के जस्ट नीचे बिंदु लगा हुआ है डाढ़ा। 5 नियम है जिनमें नहीं लगेगा। एक तो है जब शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कभी नहीं होगा, अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं होगा। द्वुत्व व्यंजन है तो कभी नहीं होगा। ठीक है। उपसर्ग है शुरू में तो उपयोग नहीं होगा। और डा 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 ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार है अगर, तो उपयोग नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर कैसे आपस में डिवाइड होते हैं, वर्गीकरण। अब किसके आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण कैसे होता है। एक पहले पहले होते हैं हर्ष स्वर। क्या होते हैं, हर्ष स्वर। इन्हीं को लघु स्वर भी बोलते हैं, या इन्हें छोटा स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। क्या, हर्ष भी बोल सकते हैं, लघु भी बोल सकते हैं, छोटा स्वर भी बोल सकते हैं, और एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। इनकी कुल संख्या होती है क्या, इनकी कुल संख्या है 4। क्या है, कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये होते हैं हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। इनका दर्शन चिन्ह होता है ए, इनका दर्शन चिन्ह ए है। जैसे रा है, ठीक है, तो रा आधा लगाया और जी लग गया यहाँ पे इनके उच्चारण में। दूसरे स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं।
उन्हें बड़ा स्वर भी बोलते हैं या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। द्विमात्रक, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या है 7। ठीक है, इनकी कुल संख्या है 7। इनकी कुल संख्या थी 4। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तो उन्हीं के हो गए। वहां क्या था? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। यहाँ बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये हो गए। जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना, डबल टाइम लग रहा है, इनका दर्शन चिन्ह होता है ये, ऐसे दिया हुआ इनका दर्शन चिन्ह ये है। व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। जैसे कि का लगाया तो इसमें भी आ होता है, का प्लस आ। व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा केवल स्वरों की होती है। तीसरा होता है विलुप्त स्वर। क्या होता है? विलुप्त स्वर। संस्कृत में उपयोग होता है इनका, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लग रहा है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, या अपन कह सकते हैं लघु स्वर से 3 गुना टाइम लग रहा है, इसमें 3 गुना समय लगे। जैसे कि लिखा हुआ है ओम, 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 राम, राम को कैसे लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं राम। ठीक है, इनका उपयोग संस्कृत में होता है। अब संस्कृत में स्वर को बोलते हैं अच, और हल बोलते हैं व्यंजन को। ठीक है, अच और हल। ठीक है, दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह क्या है? आपने पहले ही पढ़ा है, ये है दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह। तो जैसे रा लिखा हुआ है तो रा हलंत के साथ में, ठीक है, ये नहीं, ये है दर्शन चिन्ह रा। अपन सिंपली रा लिखा हुआ है तो हर्ष स्वर या छोटा स्वर है, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर, उनका दर्शन चिन्ह क्या होगा? उनका दर्शन चिन्ह है ये आ, उसका दर्शन चिन्ह है ए। ठीक है, तो अपन लोगों ने 3 मात्रा के आधार पर 3 पढ़े हैं। हर्ष स्वर, इसको लघु स्वर और छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसको बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तीसरा है विलुप्त स्वर, जिनका संस्कृत में उपयोग है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे ओम, राम। ठीक है, अच को स्वर बोलते हैं, हल को व्यंजन बोलते हैं, दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह ये है, लघु स्वर का ये है। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। ठीक है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती, सिर्फ स्वर की होती है, इनके यहाँ कम समय लग रहा है। ठीक है, जीवा के आधार पर, तो पहला मात्रा के आधार पर हो गया, वह जीवा के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार से होता है जीवा। अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन है? जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, अपनी जीभ के अगले हिस्से से। क्या क्या है? छोटा ई, बड़ा ई, ए आई, बस 4 है। ठीक है, ये है 4। कौन कौन से इनको याद करना है? अग्र है, छोटा ई, बड़ी ई, ए और आई, इनको ध्यान से याद करना है। ठीक है, दूसरे होते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर, इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ये केवल एक ही होता है, छोटा आ। ये होता है मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य हिस्से जिसको बोला जाता है, इसको जीभ के मध्य हिस्से से बोला जाता है। फिर होते हैं पश्च स्वर, जीभ के पिछले हिस्से जिनको बोला जाता है, जीभ के पिछले हिस्से से जो उच्चारित होते हैं उनको बोलते हैं पश्च स्वर। ये जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये होते हैं पश्च स्वर। ठीक है, तो जीभा के आधार पर है अग्र स्वर, छोटा ई, बड़े ई, ए ऐ। ठीक है, जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, इनकी संख्या 4 है। फिर है मध्य स्वर, जिसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं, तो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, वो है केवल एक, छोटा आ। पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इनकी संख्या कुल 5 है। फिर इसमें स्वरों में अपने ऋषि क्यों नहीं लिया, वो आगे जानते हैं ऋषि के बारे में। जीवा के आधार पर वर्गीकरण में
ऋषि को क्यों नहीं शामिल किया गया, बताते हैं। ऋषि का मतलब होता है री, इसको अपन ऋषि ऋषि बोलते हैं, इसको री बोला करो, री। ध्वनि में ये री कहलाता है, जैसे कि ऋषि, री, ऋड, रिद्धि, सृष्टि, घृणा, कृष्ण, कृ, री आ रहा है, मृदा, मृ, री, ग्रह, गे, रे, है, री आ रहा है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वरों की कुल उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें री क्यों आ रहा है, तो ऋषि और रा में भेद देखते हैं। पहला भेद तो ये है कि जो री है वो स्वर है और रा है ये व्यंजन है। ठीक है, ये रा तो व्यंजन है और री क्या है, ये स्वर है। रा के भेद देखते हैं। तो रा का एक सामान्य रूप है, जिसमें जैसे रमेश, राकेश, हरकेश, इसमें रा पूर्ण होता है। फिर रा का एक क्या है, रा का एक रेफ रूप है। रेफ रूप में एक ऊपर लगा हुआ था, रेफ रूप में जैसे ये ऊपर ऐसे लगा हुआ था, कर्म हो गया, धर्म हो गया, जुर्माना हो गया। फिर रा का एक क्या है, रा का है एक पदेन रूप, रा का एक है पदेन रूप, जिसमें रा ऐसे लगा हुआ था, ऐसे या घुमावदार पे ऐसे लगा होता है। ठीक है, जैसे क्रम, प्रकार, क्रिया, भ्रम। तो सामान्य रूप तो आपको पता ही है। रेफ रूप कौन सा हो गया, ये रेफ रूप हो गया। पदेन रूप कैसा हो गया, अगर नॉर्मल है तो खड़ी पाई है तो ऐसे लगेगा, और अगर कोई घुमावदार है तो ऐसे लगेगा। ये है पदेन रूप, ये है रेफ रूप। और सामान्य रूप आपको पता है। देखिए, राग का रेफ रूप आधा होता है। ये क्या होता है, ये होता है आधा, ये होता है आधा, आधा रा होता है रेफ रूप, जबकि अन्य रूप रा पूर्ण होते हैं। तो ये भी पूर्ण होगा, ठीक है, ये भी पूर्ण होगा, ये केवल आधा होगा। कौन सा, रेफ रूफ आधा होगा, याद रखना है। जैसे ट्रक, ट्रक है भैया, तो आप कहोगे ये ट्रक में कैसे लिखा हुआ है, तो ट्रक, ये ट्रक लिखा हुआ है, तो ये ट्रा, अब ये तो क्या है, ये पतेंदु पे आप कहोगे ज्यादा होना चाहिए। एक इसमें जो दूसरा ये लगा हुआ है ये हलंत है। ठीक है, तो ये रा का पतेंदुप है और ये पूर्ण रा होता है। तो अपन इसको अगर डिवाइड करेंगे तो टा लिखेंगे और रा ऐसा आएगा, और फिर आएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पूर्ण रूप है तो ये हलंत हो ट्रक में। अगर घुमावदार वर्ड हो, घुमावदार वर्ड है जैसे कि घुमावदार वर्ड है जैसे कि टा है, तो यहाँ ये पदेन रूप ऐसे लगेगा। और वहीं अगर ये वैसा वर्ड है जिसमें खड़ी पाई भी है, तो ये रेखा की खड़ी पाई तो इसमें ऐसे लगेगा, जैसे कि क्रम है, यहाँ खड़ी पाई आ गई तो ऐसे लगेगा पदेन रूप। ठीक है, ये ऐसे लगेगा पदेन रूप। तो घुमावदार है तो ये लगेगा इसमें घुमावदार में ऐसे, और बाकी बाकी इसमें लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अपन ने समझा कि रा और री का अंतर। तो रा एक स्वर है, एक रा व्यंजन है। रा का सामान्य रूप, रेफ रूप, पदेन रूप। ये रेफ रूप ऐसा होता है और पदेन रूप ऐसा होता है। तो रेफ रूप आधा होता है, बाकी बाकी सारे रा पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये अपन ने जाना जीवा के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र में 4 होते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य में होता है छोटा आ, जिसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। और पश्च स्वर जो पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 5 होते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अब देखते हैं अपन। पहला हो गया मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हो गया जिह्वा के आधार पे, तीसरा है मुख खुलने के आधार पर। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं विवृत स्वर। ठीक है, पहला विवृत, दूसरा होता है अर्ध विवृत। ठीक है, तीसरा होता है समृत, समृत, फिर होता है अर्ध समृत। विवृत, अर्धविवृत, समृत,
और अर्धसंवृत स्वर। विवृत जो होता है, जैसे विवृत बहुत फैला हुआ, विवृत मतलब बड़ा, तो पूरा मुख खुला हुआ है, यहाँ पे पूरा मुख खुला हुआ है, बड़ा आ, यहाँ पूरा मुख खुला हुआ है। अर्ध विवृत मतलब फिर आधा हो गया ना, तो आधा विवृत, तो आधा मुख खुला है, तो इसमें हो जाएंगे छोटा ए, अहे, औ, छोटा ए, अहे और औ हो जाएंगे, ये अर्ध विवृत हो गया। फिर है समृत स्वर। समृत में क्या है, समृत में क्या है, समृत में है कि मुख लगभग बंद है, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये भी चार है, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। अर्ध समृत, इसमें आधा बंद है, यहाँ पूरा बंद है, यहाँ मुख आधा बंद है, ए ओ, यहाँ दो है, ठीक है, यहाँ तीन है, यहाँ एक है। तो विवृत में मुख पूरा खुला, बड़ा आ। अर्ध विवृत में मुख आधा खुला, छोटा ए, आए, औ, तीन है। समृत में मुख पूरा बंद है, लगभग बंद है, मतलब छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये लाइन से हैं, ये समृत में याद हो गए, समझ लीजिए, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लगभग बंद है। अर्ध समृत में ए ओ, देखो ये लाइन से चल रहा है, तो ए ओ, ठीक है। तो फिर अपन याद करेंगे विवृत को, जिसमें केवल पूरा मुख पूरा खुला है, आ, तो फिर बचे हुए जितने हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो याद करने का तरीका यही है कि पहले अपन समृत को याद करेंगे, इसमें छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मुख लगभग बंद है, चार है। अर्ध समृत में ए ओ हो गए, ए और ओ हो गए, तो ये मुख आधा बंद है। और फिर आ गया विवृत, जिसमें पूरा खुला हुआ है, तो बड़ा आ। अर्ध विवृत में छोटा आ है, आओ, ऐसा हो जाए। पहला विभाजन हुआ मात्रा के आधार पर, दूसरा विभाजन हुआ जीवा के आधार पर, तीसरा हुआ मुख खुलने के आधार पर, चौथा स्वरों का विभाजन है जाति विभाजन। जाति विभाजन में क्या है, एक तो होते हैं सजातीय स्वर, ठीक है, दूसरे होते हैं विजातीय स्वर, ठीक है। वे सभी स्वर जो एक जाति के हों। विजातीय में वे सभी स्वर जो अलग अलग जाति के हों। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जातीय स्वर वो हैं जो सभी स्वर एक जाति के हों, विजातीय वो हैं वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों। अब सजातीय में क्या है कि बड़ा आ, तो ये छोटा आ और छोटा आ इनसे मिलकर बने हैं, तो एक ही जाति के स्वरों से जो एक ही जाति के हैं, ठीक है। बड़ी ई, छोटा ई, बड़ा ई से मिलकर बना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ा ऊ होगा, तो ये किससे मिलके बना है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है, तो ये क्या होगा, ये होगा सजातीय स्वर। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, एक ही जाति के हों। फिर आते हैं विजातीय। विजातीय में क्या है, वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, जैसे ए है, तो ये किससे मिलके बना, छोटा ई, आ प्लस ए। अहे बना हुआ है, इससे मिलके। ओ बना है, बड़ा आ छोटा ई के साथ ओ से मिलके। इन्हीं स्वर को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। इन्हीं स्वरों को क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परंपरागत अतिरिक्त वर्ड। ये कुछ अतिरिक्त वर्ड होते हैं, जैसे कि अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अनुस्वार बिंदु बोलते हैं। विसर्ग आपको पता है, ये विसर्ग है। तो अनुनासिक में क्या होता है, जिसमें जिनके उच्चारण में नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। जिनके उच्चारण में नाक से क्या है, कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है, तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं। कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये हिंदी तद्भव शब्दों में प्रयोग होते हैं। जैसे कि गांव, इसका आप उच्चारण कीजिए गांव, ठीक है। गांव, नाक से कम और मुख से ज्यादा, गांव। चांद, दांत, कांटा, पांच, ये नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकल रही है, तद्भव हिंदी में शुद्ध होते हैं, इनको अनुनासिक चंद्र। दूसरे होते हैं अनुस्वार, जिनके उच्चारण में नाक से ज्यादा वायु निकल रही है,
मुख से कम निकल रही है। ये तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होते हैं। कहाँ? ये संस्कृत शब्दों में प्रयोग होते हैं। जैसे इनको आप उच्चारण करके देखते हैं, चंद, दंत, कंटक, पंच, गंजा, संयम, संस्कार। इन सब में नाक से ज्यादा वायु निकल रही है, मुख से कम निकल रही है, और इनका संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, तत्सम। ठीक है। फिर होते हैं विसर्ग। ये हिंदी शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। जैसे प्रातः, अतः, दुख, प्रातः काल। ठीक है। तो अब देखिए परंपरागत अतिरिक्त वर्ड कौन कौन से हैं। अनुनासिक, जिनमें नाक से कम मुख से ज्यादा आवाज निकलती है, तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं। गांव, चांद, दंत, कांटा, पांच। अनुस्वार जो होते हैं नाक से ज्यादा निकलती है, मुख से कम, जैसे चंद, दंत, कंटक, पंच, गंजा, संयम, संस्कार। ये तत्सम संस्कृत शब्दों में। विसर्ग क्या होते हैं? ये स्वर के बाद प्रयोग होता है, प्रातः आता है। संस्कृत शब्दों में ये भी प्रयोग होते हैं। अब देखिए कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जो थे, इन्होंने क्या इन्होंने ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार जो है, अनुस्वार व विसर्ग जो है, उन्होंने उनको स्वर नहीं माना है। क्या स्वर नहीं माना? ठीक है। यह व्यंजनों की तरह ये व्यंजनों की तरह क्या है, स्वर से पहले भी नहीं आ रहा है। और व्यंजनों की तरह स्वर, व्यंजन कैसे स्वर के पहले आते हैं? देखिए, ये देखो व्यंजन है का, और ये आधा का हो गया हलंत, ये आगे पहले आ रहा है, ये खा के पहले आ रहा है, आगे पहले यहाँ आ रहा है, ये इसके पहले आ रहा है। तो ये व्यंजन स्वर से पहले आ रहे हैं व्यंजन। ठीक है। ये स्वर से पूर्व नहीं आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। बल्कि बाद में कैसे आ रहे हैं? जैसे अयोगवा अतः लिखा हुआ है, जैसे आ, आधा आ, आधा ता, फिर आ, फिर ये बाद में आ रहे हैं, स्वर के बाद में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं स्वर के बाद में। ठीक है। तो इसलिए व्यंजन भी नहीं, अतः इनको अयोगवाह कहा गया। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार व विसर्ग स्वर नहीं है। ये व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते, बाद में आते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें व्यंजन नहीं, अतः इनको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है। जैसे प्रातः काल, प्रातः, प्रकाल, दुख, इनका एक रूल है विसर्ग संधि में कि अधपतन, अध प्लस पतन, अधा प्लस फलन। ये बाद में संधि में पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्र बिंदु, जिसको नासिक बोलते हैं, ये तद्भव हिंदी शब्दों में आता है। ठीक है। फिर आता है अनुस्वार, ये तत्सम संस्कृत शब्दों में आता है। ये स्वर के बाद आता है। अब देखिए, मात्रा के साथ कभी चंद्र बिंदु, तरीका यही होना था लगने का, लेकिन लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में चंद्र बिंदु। तो मात्रा के साथ कभी चंद्र बिंदु नहीं आएगा। मात्रा के साथ कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा। केवल अपन लगाएंगे अनुस्वार। तो मात्राएं कहाँ कहाँ है? छोटा ई में है, बड़ा ई में है, ई में है, औ में है, ऊ में है, औ में है। ठीक है। एक 6 में मात्राएं हैं। तो इन्हीं के साथ ही आएगा क्या? चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है। ये होता है पूरा वर्णमाला में स्वर।